बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं इनामुल हक, और उनके की बुक एक गज़ल की बुक है, उसका विमोचन है आज यहाँ पंजाब होटल में। तो उसमें जा रहे हैं हम, उनसे मिलेंगे भी। तो ये है, ऊपर है मुग़ल हॉल, और मुग़ल हॉल में जाएंगे हम। ये मुग़ल हॉल, यहाँ है पंजाब होटल मुग़ल हॉल। प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पुस्तक का विमोचन है। जो अपना हाल है, सरदार मनोहर जी की लिखी हुई। सर मैं एक सेकंड और सब जो बतौर साहित्यकार, कलमकार, लेखक, कहानीकार, रहते हुए हमारे जिले में उन्होंने व्यापार कर विभाग में सेवाएं भी दी हैं। किताब के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक अधूरा काम था जो आज पूरा हुआ, और एक पूरा काम अधूरा रह गया। पूरा हुआ इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनली किताब आज वजूद में आ रही है, और अधूरा रह गया हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि अनवर साहब इसके गवाह नहीं बन पा रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं कोशिश तो इसकी कर रहा था काफ़ी टाइम से, लेकिन जैसा कि उनकी शख्सियत का आपको सबको अंदाज़ा रहा है कि उन्होंने कभी छपने, छपाने, दिखने, दिखाने में विश्वास नहीं किया, तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी इन सब गज़लों को, नज़मों को, शेरों को इकट्ठा करने में टाइम लगा। दूसरे, मैं भी इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि काफ़ी डिले मेरी वजह से भी हुआ। ये किताब 2016 में छप जानी थी। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसी 2016 की तारीखों के हैं, और इसी बीच कोरोना महामारी आई और बहुत कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन सिर्फ इधर उधर हुआ है, सरदार अनवर साहब सिर्फ इधर उधर हुए हैं, कहीं गए नहीं, वो हमारे बीच में है। मेरे लिए रिश्ते में तो मेरे ससुर हैं, बाद में बने, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ थे जिसको 3 शब्दों में हम कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। मैं जहाँ भी आज बॉलीवुड में पहुँचा हूँ, काम कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है। बाकी लोगों का भी है डेफिनेटली, चाहे यहाँ डोभाल जी आए हुए हैं, जावेद साहब हो, गर्ग साहब, सिंगल साहब, कोई भी इस महफिल में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिसका मेरे होने में योगदान नहीं है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अनवर साहब के बारे में मैं जो बोलना चाहता हूँ मैंने इस किताब में लिखा है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो अपने आप को सब सर्वश्रेष्ठ व्यक्त कर रहे होते हैं। तो इस वक्त मैं अगर जो कुछ भी बोलूँगा वो सब इधर उधर हो जाएगा, तो मुझे लगता है मुझे वो पढ़ के सुना देना चाहिए जो मैंने उनके बारे में सोचा, महसूस किया और लिखा है। मैंने ये बात उन्हीं से सीखी है कि मैं सच का सामना कर जाता हूँ, कहने में भी, सुनने में भी, और बोलने में भी, लिखने में भी। तो इस आर्टिकल में भी शायद थोड़ा बहुत सच गलती से मेरे अंदर से निकला हो। वो सच अगर किसी को नागवार गुजरे तो मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सच कड़वा जैसे होता है, उसी तरह आईने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मुझे
मैं यहाँ आईने दिखाने नहीं आया हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ इस आर्टिकल के ज़रिए कि आईने बहुत ज़रूरी होते हैं, यही इसका टाइटल है। सरदार अनवर से मेरी पहली मुलाकात तकरीबन 25 साल पहले हुई थी। मैं गांव से शहर में पलायन के बाद रंगमंच में पैर जमाने के लिए ज़मीन तलाश रहा था और वो इब्ता सहारनपुर के अध्यक्ष थे। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें अखबार से पढ़कर सुना रहा था कि दुनिया में हर साल हज़ारों लोग भगदड़ में मरते हैं। एक पल की देरी किए बिना उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और जो बच जाते हैं वो भगदड़ में जीते हैं। मैं अवाक सा उनकी तरफ देखता रह गया। ये बात किसी साधारण इंसान के मुंह से नहीं निकल सकती। फिर कुछ दिन और साथ बिताने पर मेरा ख्याल यकीन में बदल गया। साधारण शरीर में एक असाधारण व्यक्तित्व का नाम है सरदार अनवर। मुझे ये बात उनके साथ वक्त बिताकर पता चली। आपको शायद उनकी शायरी से इस बात का अंदाज़ा होगा। वैसे सरदार अनवर कोई पेशेवर, दिखाऊ या बिकाऊ शायर नहीं है, बल्कि शेर कहकर या लिखकर भूल देने की अदा के मारे हैं। आप गौर कर रहे हैं कि मैंने यहाँ कहीं भी थे नहीं किया, वो हैं और वो रहेंगे। मेरे कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि उनका कलाम एक किताब के रूप में आना चाहिए। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही और वो अपनी रफ्तार से सरकते रहे। फिर एक दिन मैंने दूसरा तरीका निकाला कि आप इतने सालों से जो सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ना शुरू कर देते हो, हर किताब, हर अखबार और सामने पढ़ने वाली हर कतरन को चाट डालते हो, ये सब साथ लेकर जाओगे क्या? देकर कुछ नहीं। तीर निशाने पर लगा और इस तरह वो राज़ी हुए। ये बात अलग है कि इस पुलिंदे को ढूंढ निकालने के लिए घर की हर दराज, हर ताक, हर मोरी, रद्दी के ढेर और उनकी याददाश्त के अनगिनत खाने खंगालने पड़े। तब जाकर कई साल में सिर्फ इतना ही जुट पाया जो इस किताब में शामिल है। बाकी कहाँ गया खुदा जाने। सरदार अनवर की सबसे बड़ी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी बुराई है। वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने आप से बेफिक्र, सारी दुनिया का फिक्रमंद ये इंसान काबिलियत होने के बावजूद हमेशा खुद हाशिए पर रहा। मुशायरे और काबिल गोष्ठियाँ आयोजित कराकर, दूसरों को मंच देकर, खुद नीचे बैठ जाने से लेकर ट्रेड यूनियनों के चुनाव में दूसरों को कुर्सी सौंपकर पीछे झंडा पकड़कर चलने तक हमेशा बैक बेंचर। यही वजह है कि इस किताब के आखिरी पन्नों में जब आप उनका बायोडाटा पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगेगा। उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो उनके हिस्से में नहीं गिनी जाती। दूसरों को आगे बढ़ाकर खुद पीछे रह जाने का सुख कैसा होता है, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। सो कॉल्ड प्रैक्टिकल जो ठहरा। एक बात और, सरदार अनवर में संचारी भाव का अभाव है। उन्हें ना गुस्सा आता है, न चिढ़ मचती है, न किसी से नाराज़ होते हैं। बल्कि मैं खुद उनसे कई बार इस बात पर नाराज़ हुआ कि नाराज़ होने वाली बात पर आप नाराज़ क्यों नहीं होते। कई बार बातचीत तक बंद हुई, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत बाद में जब मैं इन तमाम रचनाओं से गुजर रहा था, तब समझ में आया कि उन्होंने अपनी तमाम भावनाओं को निचोड़कर स्याही बना ली है और उसी में कलम डुबो कर ये गज़लें, नज़में और शेर लिखे हैं। इनमें गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, नफ़रत भी है, शिकायत भी है और नाउम्मीदियों का सीना चीरती हुई उम्मीदें भी हैं। सब कुछ खर्च करके उन्होंने खुद के पास बचा कर रखा सिर्फ एक भाव, जस्ट चिल। और यही भाव सरदार अनवर का अस्थायी भाव है, दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। दोस्तों के मामलों में सरदार अनवर उम्र का हिसाब नहीं देखते। अपने से आधी उम्र के नौजवान भी उनके दोस्त हैं, चौथाई उम्र के बच्चे भी और दुगनी उम्र के बुजुर्ग भी। मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदली और अब मैं उस भले मानस के नवासे ईवान का पापा हूँ। ईवान ये बेटा है। भलमनसाहत अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि आज के दौर में ये आदमी एकदम अनफिट है। फिर अगले पल सोचता हूँ कि हर दौर की तरह जब ये दौर भी गुजर जाएगा तो ऐसी शख्सियतें सिर्फ किताबों में मिला करेंगी शायद। इसलिए जैसा है वैसे चलने दिया जाए, लेकिन अनदेखी हर चीज़ की नहीं की जा सकती। सरदार अनवर को बहुत लूटा गया,
शुभचिंतक बताने वाले अनगिनत लोगों ने उनकी भलमनसाहत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उनमें से बहुतों को मैं जानता हूँ, चाहे वो सोशल वर्क की दुकान चलाने वाले NGO हों या उनके नाम पर हज़ारों लाखों की ग्रांट लेकर हड़प गए, या फिर दूसरे जो अनुवादों, व्याख्यानों, गोष्ठियों, सभाओं और न जाने कितने कितने आयोजनों में उनके काबिलियत को बेचकर मुनाफाखोरी कर गुजरे। सब कुछ जानते हुए भी सरदार अनवर अनजान बने रहे और उनके पास बचा क्या? बगल में दबा आज का अखबार, जेब में एक पुरानी सी डायरी और जिसमें उन मुनाफाखोरों के नंबर भी दर्ज थे, चंद फटे नोट, कुछ सिक्के और एक सफ़ेद रुमाल जिससे वो पसीने के साथ साथ माथे की शिकन भी पोंछ डालती है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनमें से अगर कोई ये पढ़ रहा है या सुन रहा है तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर हो सके तो इस किताब को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर देना, नहीं तो सरदार अनवर के कर्जदार मरोगे। आप में से बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं सब यहाँ क्यों लिख रहा हूँ। आप सही हैं, बहुत आसान था इस पैराग्राफ को स्किप करके आगे बढ़ जाना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कौन सी किताब में लिखा है कि किताबों में सिर्फ अच्छा लिखा जाए। ये पहली बात है। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात यह कि इंसान को सभ्य बनाने में आइनों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर वो चाहे घर की दीवारों पर टंगे बाहरी कमियों को नुमाया करने वाले आईने हों या अंदरूनी बदसूरती पर तीर से चुभते हुए आईने हों, आईने बहुत ज़रूरी है। उंगली नम करके पन्ने पलटने का दौर नहीं है, बल्कि गुरिल्ला गिलास से जड़ी टच स्क्रीन पर उंगलियां रगड़ने का दौर है। उन्हीं में से कुछ उंगलियों की रगड़ खाकर सुनते सुनाते सरदार अनवर के कुछ शेर कब इंटरनेट पर यतीमों की तरह दर बदर हो गए पता भी नहीं चला। तमाम फेसबुकियों और ट्विटर जनों से कहना चाहूँगा कि आपके हिस्से की वाहवाही में तब भी कोई कमी नहीं आएगी अगर आप अपनी दीवारें इन शेरों से पोतने के बाद डैश लगाकर इनके रचयिता का नाम लिख देंगे। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? 400 साल पहले बुजुर्ग ने ये लिखने के बाद डैश लगाकर अपना नाम लिख दिया था। आपने सुना ही होगा शायद। अंत में शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने जब तक ये शेर सुनकर इन्हें किताब के रूप में छप जाने के लिए उत्साहित किया। सबसे बड़ा शुक्रिया आनंद महिंद्र जी का, जिन्होंने एक शेर सुना तो कहा और सुनाओ, 4 सुने तो किताब छपवाने के लिए हामी भर दी। उन्हीं की वजह से ये किताब आज आपके हाथ में है। अब सचमुच आपके हाथ में है। पसंद आए तो आगे बढ़ा दें। आपका भी शुक्रिया। ये मैंने इसमें लिखा था 2016 में। यही जो अपना हाल है सब अपनी हरकतों से है, हुआ किसी की नहीं। एक शेर जो मुझे अक्सर मतलब फसीले कसर पे सूरज तराशने वालों, कोई चराग तो होगा मेरे भी घर के लिए, मेरी ज़बानें अचानक तुम्हारे नाम के बाद संभल संभल के कई नाम इधर उधर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बुक पापा की जो बुक लॉन्च है इसका हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, पापा के सामने ही इनॉग्रेशन करने का और ये लाने के लिए, पर ये देरी की वजह भी पापा ही थे और पापा ही हैं। उनको कभी नाम दाम की चाह ही नहीं रही। उनके ही वॉज नॉट एम्बिशियस, मतलब चाहते ही नहीं थे। यही नाम का शुक्रिया कि पीछे पड़ के इन्होंने उनको एक कलेक्शन के लिए ज़बरदस्ती बहुत बार ये जो बातचीत बंद हुई, झगड़े हुए, उसका मेन रीज़न यही था कि आपने जो किया है हमारे लिए कुछ छोड़ के जाइए, हमें बताइए। ज़बरदस्ती से उनसे ये कलेक्शन कराया और इसके अलावा और लाखों हज़ारों शेर जहाँ पड़े हैं वो उनको खुद भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। अपने पापा जैसा आदमी नहीं देखा। और बस खुदा से यही दुआ है कि 2-4 और ऐसे पैदा नहीं हुए तो हो जाएं, या जो हो गए हैं हमारे जैसे हम तो बहुत नाचीज़ है, नहीं कोशिश भी करते हैं तो उनके स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। पर यह है कि आगे की जनरेशन के लिए मैं चाहूँगी कि 1 भी 2 भी ऐसे निकलते रहें तो हमारे समाज के बहुत सारे जो चल रहा है नेगेटिव माहौल वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू। फिर दर्द मुश्तरक के उन्हीं सिलसिलों के नाम, फिर दर्द मुश्तरक के उन्हीं सिलसिलों के नाम।
मुंसिफ दबा गया है बड़ी एहतियात से, मुंसिफ दबा गया है बड़ी एहतियात से, एहतियात से, एहतियात से उभरे तो थे ज़मीं पे मेरे कातिलों के नाम, उभरे तो थे ज़मीं पे मेरे कातिलों के नाम। ताज़ा गज़ल लिखो शकस्ता दिलों के नाम, शकस्ता दिलों के नाम, फिर दर्द मुश्तरक के उन्हीं सिलसिलों के नाम। बहुत सारे लोग हैं जो सरदार अनवर के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि आप बड़ी शिद्दत से और तल्लीनता से इतनी देर से शांति से बैठे हुए हैं और मैं ये चाहता था कि आप सब आएँ और उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में जिन जिन लोगों ने भी उनके साथ चंद लम्हे भी बिताए हैं, इस बात को मैं बहुत खूबी जानता हूं कि उनके पास घंटों और सदियों और महीनों का मटेरियल वो देके चले गए हैं, तो कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ है। इसी सिलसिले में अगर कुछ कोई कहना चाहता है या उनके बारे में और कुछ रह गया है कहा जाए, हम इसके सेकेंड एडिशन में या एक दूसरी किताब के शक्ल में, ये किताब उनके वर्क के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में है, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जो जिनके बारे में एक किताब होनी चाहिए। तो आप में से बहुतों ने बहुत कुछ लिखा भी है और वक्त वक्त पर फेसबुक में या इधर उधर शेयर भी किया है, तो मुझे लगता है वो स्क्रॉल पट्टी मार्क ज़करबर्ग के पेट में समा जाती है और वो फिर कभी वापस नहीं आती। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा लिखा या लिखना चाहते हैं वो प्लीज़ लिखिए, हमें भेजिए, हम उसे किताब की शक्ल देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी, नवाज साहब का जो फीडबैक है कि 2 भाषाओं में होने चाहिए, मुझे लगता है कि मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए कि जैसा आपने खुद भी कहा कि इस किताब की कोई कीमत नहीं है, जो भी वो कीमत चुका रहा है उसको दूसरी भाषा फ्री में मिल रही है। जो हिंदी के लिए ख़रीदना चाहता है उसको उर्दू फ्री में मिल रही है, जो उर्दू के लिए ख़रीदना चाहता है उसको हिंदी फ्री में मिल रही है। यहाँ पर किताब मौजूद है। फ्री शब्द से मुझे याद है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता और जब फ्री होता है तो वो अपनी वैल्यू खो देता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप यहाँ से किताब उठा के ले जाएं और घर ले जाके फेंक दें, उससे बेहतर है कि आप यहाँ मात्र 50 रुपये दे करके ये किताब लेके जाएं, ताकि आप उस किताब को भी वैल्यू दें और वो किताब आपके 50 रुपये को भी वैल्यू दे।